जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी भाई बहन एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद और अपनी तैयारी में एक शानदार अंदाज में जुटे हुए। आशा करता हूँ बड़ी मेहनत के साथ आप सभी तैयारी कर रहे होंगे और अब तक जो प्लान मैंने आपको बताया है एक तैयारी का, उसको बड़े अच्छे से फॉलो करते हुए आप चल रहे होंगे। तैयारी के प्लान में मैंने शामिल किया हुआ है कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं जितने आपको क्लासेस में कराए जा रहे हैं। उसके बाद अभी आपको जो फोकस करना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर करना है और मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट के, जिस भी चैप्टर के, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ें, उसी टॉपिक का साथ के साथ रिवीजन आप करते रहिएगा, उसके सारे क्वेश्चंस को करते रहिएगा। देखिए, केवल एग्जाम क्रैक करने के लिए दो से तीन तीन से चार चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उससे बनने वाले क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, आपका रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप रिवाइज चीज़ों को करके ध्यान में रख पा रहे हैं, और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, वो सबसे बाद की बात है। अभी पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ ही रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने आप से करते रहिए प्रीवियस ईयर की। बाकी जो अदर क्वेश्चंस होते हैं जो किसी टॉपिक से घुमा के पूछे जाते हैं, या और भी क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर में नहीं कवर हुए, वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट में करा दिए जाएंगे। एक बार सिलेबस को तसल्ली से पहले खत्म कर लेते हैं। तो अभी के लिए इतना ही काफी है, उम्मीद है आप सभी ये चीज कर रहे होंगे। बाकी अपने हाल चालों को अच्छा रखिए। मौसम बदल रहा है, वायरल की चपेट में लोग आ रहे हैं, तो वायरल से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि एक भी दिन वायरल की चपेट में आने पर 2 से 3 दिन आपके चले जाने हैं बुखार वगैरह में। तो अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने घर परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी है। परिवार भी ज़रूरी है, तैयारी भी ज़रूरी है। सारी स्थितियों को एक साथ संभाल कर आप चलते हैं, तभी सच में आप सफल कहलाते हैं। उम्मीद है आप सबके हालचाल बहुत अच्छे हैं। रानी गुड मॉर्निंग, भावना गुड मॉर्निंग, मही भाई गुड मॉर्निंग, सत्य भाई गुड मॉर्निंग, मंजूर आलम गुड मॉर्निंग भाई, पवन कैसे हो? मैं एकदम बहुत अच्छा हूँ। करनाल बाबू गुड मॉर्निंग, शुभम नमस्ते, सौरव गुड मॉर्निंग जी, दशरथ जय श्री राम, सिद्धार्थ धन्यवाद गुड मॉर्निंग भाई, हरी कृष्णा गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की कहानी को। और आज हम लोग मैग्नेटिज्म को खत्म कर देंगे। मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व, जो कि एक बहुत अच्छा खासा बड़ा चैप्टर रहा। हमने हर एक चीज को बड़ी ही बारीकी से सीखा, कुछ भी मैंने इसमें बिल्कुल नहीं छोड़ा है, और जो भी छूटा था थोड़ा बहुत, उसको आज मैं ढूंढ कर आपके सामने ले आया हूं, जो हमारे लिए जरूरी है। सिलेबस का तो कंप्लीट कर ही लिया है। आज की क्लास में हम उसको, बचे हुए पार्ट को जो आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, उसको आज हम कर लेते हैं। और वो बहुत थोड़ा सा है, मुझे लगता है हमारे पास आज समय भी बच जाएगा। तो आज ही हम अगली यूनिट पे भी चल देंगे, उसका हल्का सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे और कल से उसकी प्रॉपर शुरुआत कर देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मैग्नेटिज्म के बचे हुए पार्ट को। उससे पहले एक क्वेश्चन कल की क्लास से हमेशा की तरह, और कल हमने सीखा था ट्रांसफॉर्मर को। आपके यहाँ स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर मैंने करवा दिए थे। तो मेरा आपसे सवाल है कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर आपका अपचाई होता है, एक अपचाई ट्रांसफॉर्मर में, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में, मुझे बताइए कौन सा कथन सही है? प्राइमरी करंट ज्यादा होता है सेकेंडरी से, या प्राइमरी करंट कम होता है सेकेंडरी से, या सी ऑप्शन है प्राइमरी करंट बराबर होता है सेकेंडरी के? बताओ, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट से आपको नमस्कार, विकास बाबू, खूब खुश रहें, भगवान आपको हमेशा खुश रखें। कौन सा प्रैक्टिस सेट सही होगा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सूरज बाबू आपकी बात। अमरीश बघेल गुड मॉर्निंग जी, विनोद कुमार गुड मॉर्निंग, अमन बाबू गुड मॉर्निंग, रोशन गुड मॉर्निंग, निरंजन गुड मॉर्निंग, श्रीकांत गुड मॉर्निंग, कोमल सर जी धान कूट रहा है। अच्छा, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। किसान परिवार से जो भाई बहन संबंध रखते हैं, थोड़ा सा घर परिवार के साथ भी उन्हें हाथ बटाना होता है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। स्टेप अप स्टेप डाउन समझ में नहीं आया था, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से एक बार आप सभी को रिवाइज करा दूंगा। स्टेप अप और स्टेप डाउन, अच्छा, उससे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस भी हैं, है ना? आप इसका आंसर करिए, मैं क्वेश्चंस लगवा लेता हूँ। कोई बात नहीं, मैं एक बार पूरा ट्रांसफॉर्मर जो है उसको रिपीट कर देता हूँ।
कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूंगा, बाकी जो आंसर कर सकते हैं वो करिए। तो आप कहते हैं कि भैया जी स्टेप डाउन का मतलब है कि वो वोल्टेज को डाउन कर रहा होगा, करंट को तो अप कर रहा होगा, करंट का उल्टा रिलेशन होता है। देखिए स्टेप डाउन जो ट्रांसफॉर्मर है, देखिए स्टेप डाउन जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये ना वोल्टेज को डाउन करता है, वोल्टेज को कम करता है। आप देखिए वोल्टेज जो रहता है इसमें प्राइमरी में ज्यादा होगा, सेकेंडरी में कम होगा, मतलब इसने डाउन कर दिया, लेकिन करंट जो है वो आपका प्राइमरी में कम होगा और सेकेंडरी में ज्यादा होगा। आपको बस इतना याद रखना है, देखो वोल्टेज से रिलेशन याद रखो भाई। स्टेप डाउन है, डाउन का मतलब दूसरी साइड इसने डाउन कर दिया वोल्टेज को, यानी कम कर दिया, डाउन कर दिया, कम कर दिया, तो करंट के साथ इसका उल्टा रिलेशन आप रखिएगा, यानी कि प्राइमरी में ज्यादा है और सेकेंडरी में आपका वोल्टेज कम है, ऐसे याद रखिए। चलिए फिर से एक बार ट्रांसफार्मर को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग बताते रहना कहां तक आपको समझ में आ गया, लिखना नहीं है, लिखवा तो हमने कल अच्छे से दिया था। देखिए ये है आपका ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन वगैरह आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इसमें होता है। तो ये इसकी प्राइमरी साइड होती है और ये जो होती है इसकी कोर होती है, जो इसमें मैंने कहा था कल आपको कि कॉपर की या सॉफ्ट सॉफ्ट आयरन लीजिए, सॉफ्ट आयरन की बहुत सारी पट्टियां स्ट्रिप एक दूसरे में लगी हुई होती है, उनको बोलते हैं हम कोर। और ये होती है इसकी सेकेंडरी साइड। अब देखिएगा आप कि प्राइमरी साइड पर हम कोई भी करंट या वोल्टेज देते हैं और दूसरी साइड पर हमें मिल जाता है, और ये डिपेंड करता है घटना और बढ़ना, यहाँ पे कितने टन्स हैं, नंबर ऑफ टन्स। तो अगर कोई ट्रांसफॉर्मर हमारा स्टेप अप है, यानी कि ऊंचाई है, तो ऊंचाई में क्या होता है कि वोल्टेज इधर की साइड ज्यादा मिल जाता है, यानी सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होगा किससे, प्राइमरी से। ऐसा कैसे हो पाता है, क्योंकि फेरों की संख्या सेकेंडरी में प्राइमरी से ज़्यादा होती है। करंट के साथ आप उल्टा रिलेशन रख लो कि भाई सेकेंडरी में करंट कम होगा और प्राइमरी में ज़्यादा होगा, और पावर जो है आपकी अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो बराबर होगी, और फ्रीक्वेंसी तो हमेशा ही बराबर होती है। बताओ भाई इसमें किसको दिक्कत है, ये तो एक आसान सी बात है। देखो सबसे आसान है कि आप वोल्टेज को याद रखो और करंट को उसका उल्टा कर दो। स्टेप अप, स्टेप अप का मतलब यहां तक जाते जाते वोल्टेज बढ़ जाएगा, यानी कि सेकेंडरी में ज्यादा हो जाएगा और प्राइमरी में कम होगा, और इसके साथ उल्टा रिलेशन रखो याद इसका, ठीक है। तो जरा एक बार बताएंगे कि हाँ जी भैया यहां तक मुझे याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा फिर मत सोचिए आप कि ऐसा क्यों होता है कैसे होता है, सिर्फ आप इतना याद रखिए, पेपर में उस क्यों और कैसे से क्वेश्चन नहीं आएगा। पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ इतनी सी बात से सवाल पूछा जाएगा। अच्छा, अगर कोई ट्रांसफॉर्मर आपका स्टेप डाउन है, यानी कि कोई ट्रांसफॉर्मर आपका अपचाई है, तो अपचाई का मतलब क्या होता है कि वो वोल्टेज को कम कर देगा। जब वो वोल्टेज को कम कर देगा तो सेकेंडरी साइड वोल्टेज कम हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी साइड वोल्टेज कम हो जाएगा प्राइमरी से, और ऐसा होगा फेरों की संख्या के कारण। तो फेरों की संख्या सीधी सीधी लिख दो, लेकिन करंट सेकेंडरी साइड ज्यादा होगा। करंट को आप इसका उल्टा याद रखो, करंट को ट्रांसफॉर्मर से सोचो ही मत, आप हमेशा ईएमएफ का उल्टा याद रखो और कह दो भैया अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो पावर आपकी बराबर रहेगी और फ्रीक्वेंसी तो हमेशा ही बराबर रहती है। अब बताएंगे साहब कि जी हाँ हमें समझ में आ गया, अच्छे से हमने समझ लिया स्टेप अप स्टेप डाउन, और सिर्फ इससे इतने ही सवाल आपके बनने हैं। सर मेरा ये सब्जेक्ट 12th में सही नहीं था, क्या मैं कवर कर पाऊंगी? देखिए बहुत सारे तो ऐसे भी लोग इसमें होंगे कि जिन्होंने 12th क्लास में हो सकता है बहुत ध्यान से इसको पढ़ा ही ना हो, तो आप सभी परेशान मत होइएगा। आप उस चीज़ों को भूलिए, मैं तो हमेशा ये मान के पढ़ाता हूँ, ये मान के हम सीखने की कोशिश करते हैं कि आपने पहले कुछ पढ़ा ही नहीं है। मैं तो कभी ये मानता ही नहीं कि आपको आता होगा थोड़ा बहुत भी। अब बताइए भैया किसी को कोई समस्या है क्या? अगर कोई समस्या ना हो तो फिर इससे बनने वाले हम कुछ क्वेश्चंस को करें, और फिर हम लोग मैग्नेटिज्म में बचे हुए थोड़े मोड़े मिक्स टॉपिक को कवर करेंगे। जरा बताइए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट हो तो अपना पूछिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ें।
चलो, बी आंसर सभी उस क्वेश्चन का कर रहे हैं, वेरी गुड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक नहीं मिल रही, अरे भाई आप सर्च करो यूथ कंपटीशन टाइम्स रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे सर्च कर लो, आराम से मिल जाएगी। यूथ कंपटीशन टाइम्स की आती है, पिनेकल की भी आती है, रुक्मिणी की भी आती है, कई सारे तो पब्लिकेशंस हैं। आज के डिजिटल जमाने में आप कहाँ खोए हुए हो, कहाँ पीछे पड़े हुए हो। बहुत बढ़िया। तो किन्हीं भाई बहन को कोई समस्या हो, दिक्कत हो तो पूछिएगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ें जल्दी से। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके है। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलिए, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। आप सबकी सहमति हो गई, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब इससे बनने वाले ना कुछ क्वेश्चंस को देखिए फटाफट से। जैसे ये है आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपसे कहता है कि ट्रांसफॉर्मर का प्राथमिक कार्य क्या है। ट्रांसफॉर्मर का प्राथमिक कार्य क्या है। तो व्हाट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। तो आप कहेंगे भैया ट्रांसफॉर्मर जो है, देखो ज्यादातर भाइयों को क्या लगता है, बहनों को क्या लगता है कि एसी को डीसी में बदलता है, ये काम रेक्टिफायर करता है। एसी को डीसी में बदलने का काम दो डिवाइस करती हैं हमारी। या तो हमने देखा था कम्यूटेटर, जिसको हम स्प्लिट रिंग भी कह रहे थे, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जो हमारा था दिक परिवर्तक, दिक परिवर्तक। या एक हमारी और डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में बदलती है, उसका नाम होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, और इसको बोलते हैं हम हिंदी में दिष्टकारी। अब देखो भाई दोनों में ही क्या फर्क है, इनमें काम तो सेम कर रहे हैं। देखो ये हाई वोल्टेज को करती है, ये हाई एसी वोल्टेज को लो डीसी वोल्टेज में बदलती है, हाई ही डीसी वोल्टेज में बदलती है। ये लो वोल्टेज पर ऑपरेट होती है, ये बड़े वोल्टेज पर ऑपरेट होता है, ये छोटे वोल्टेज पर ऑपरेट होता है, ठीक है। अच्छा, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, बिल्कुल ये काम करता है। ना ऊर्जा का संग्रहण करता है, ना बिजली को उत्पन्न करता है। भाई बिजली तो पीछे से उत्पन्न होकर आती है। ई होता है, अरे भाई आप शायद आप कल की क्लास में नहीं थे क्या रोहित बाबू, रोहित नहीं मोहन बाबू। ई पूछ रहे हैं, ई आपका वोल्टेज है। पीपीपीएस नीतू गुड़िया पूछ रही है, तो कल मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था, तो कल लिखवाया था ना हमने पीपीपीएस। आप एक बार रिवीजन करो प्लीज। देखो जो भी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी भी पूछ रहे हैं, प्लीज आप एक बार रिवीजन करो, आपको वहां ज्यादा समझ में आएगा। पीपीपीएस है पावर इन प्राइमरी, पीपी और पीएस है पावर इन सेकेंडरी। पीपी है प्राथमिक कुंडली में शक्ति, और पीएस है द्वितीय कुंडली में शक्ति, ठीक है। चलिए, करंट ज्यादा क्यों होता है, देखो कल की क्लास आप एक बार देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से रीजन बताया है। अगर वो रीजन समझ में आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप डायरेक्टली याद कर लो, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। देखो मैं हमेशा ना दो तरह की बातें करता हूँ, मेरा फोकस तो वैसे होता है कि समझ के ही पढ़ो आप, बट अगर भाई नहीं समझ में आ रहा है हमें, तो ऐसा तो है नहीं कि हम नौकरी नहीं करेंगे, हम पेपर पास ही नहीं करेंगे। तो मेरी कोशिश होती है कि फिर आप उस चीज़ को सीधा सीधा याद कर लीजिए, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी लेकिन आपका भी काम हो जाएगा। चलो जी, तो ये हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर कर दिया आपने बी। क्वेश्चन का नंबर डालते रहिए साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है ट्रांसफॉर्मर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। व्हाट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर बेस्ड ऑन। क्या ओम के नियम पर आधारित है, ना। किस पर आधारित है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। जब मैंने लिखा था तो बहुत सारे भाई या बहन कहने लगे थे भैया अन्योय प्रेरण होता है। दरअसल ऐसा हम जब आंसर करते हैं, जब हम कहीं कहीं से आधी अधूरी चीजें पढ़ते हैं। देखो अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। फिर मैंने समझाया था कि है तो ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही, पर ये प्रेरण जो है अन्योय टाइप का है, म्यूचुअल टाइप का है, इसलिए कहीं कहीं इसका नाम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जगह अन्योय प्रेरण भी लिखा आपको मिल जाएगा। है एक ही बात, तो शायद आपने समझ लिया होगा कि अन्योय प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन कुछ अलग बात नहीं है, और म्यूचुअल इंडक्शन भी यही बात है। प्रेरण और या म्यूचुअल इंडक्शन एक ही बात है। क्या कूलाम के नियम पर आधारित है, क्या न्यूटन के नियम पर आधारित है, नहीं। तो ये हो गया दूसरे सवाल का आंसर। तीसरा सवाल आपका देखिए, इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो मेरे हिसाब से शायद हिंदी वालों को स्टेप अप या स्टेप डाउन समझने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। भाई आप ऐसे याद रखो ना, अप अप कर रहा है, लेकिन ये भी याद रखो किसको, वोल्टेज को।
ईएमएफ कहिए या वोल्टेज कहिए। तो प्राथमिक वोल्टेज अभी अगर स्टेप अप कर रहा है तो सेकेंडरी कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए किससे, प्राथमिक कुंडली से। ये कहता है प्राथमिक वोल्टेज द्वितीयक वोल्टेज से अधिक है ना, द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है, बिल्कुल ठीक बात है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो अच्छा आंसर कर रहे हैं, शिवानंद है, अमित, अनुराग, विनीता, विनीता है, अनुराग, रानी, आकाश, अनिल, समीर, मोहम्मद मंजूर आलम, बहुत बढ़िया भाई, आप सभी के आंसर हैं एकदम शानदार। विकास कुमार हैं। और जब आप खुद से आंसर करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ जिस दिशा में हम मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा है। बहुत ही बढ़िया। रोली, साधना, रोहित, देवेश, राज, ऋषु, भारत, आशुतोष, विपिन, राम मनोहर, जितेंद्र, कोमल, बहुत बढ़िया, अर्चना, अमन, हरिद्वार कुमार, अनिल बाबू, बहुत शानदार आप सबके आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ट्रांसफॉर्मर में सवाल है, ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक टर्न और द्वितीयक टर्न के अनुपात को क्या कहते हैं। ये सवाल याद रखने वाला है। प्राथमिक कुंडली में जो टर्न होते हैं यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ये जो अनुपात है इन दोनों का भाग अगर हम कर दें तो हमें एक रेशियो मिलता है जिसका नाम है आर। मतलब इन दोनों के अनुपात को हम आर कह देते हैं। और आर क्या होता है आपका, टर्न्स रेशियो, टर्न्स रेशियो, यानी कि इसको बोलते हैं हम टर्न अनुपात, या फेरों का अनुपात भी बोल देते हैं हिंदी में, फेरों का अनुपात, ठीक है, टर्न्स रेशियो या फेरों का अनुपात, बस इतना सा याद रखेंगे। ये आपके लिए एक नया सवाल था। तो देखो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जितना हमने थ्योरी में पढ़ लिया एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े घुमा के भी आ जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम या तो यहाँ ऐसे कवर कर रहे होंगे या हम उनको प्रैक्टिस सेट में कवर कर रहे होंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि थ्योरी से लगभग 60 to 70% क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं, बाकी 30 to 40% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके हमेशा ही घुमाकर पूछे जाते हैं, होते तो थ्योरी से ही हैं। अब देखो है तो ये फेरों से ही, प्राथमिक की बात है, द्वितीयक की बात है, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा घुमा के है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कहाँ सीखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन, टर्न रेशियो। अगला सवाल, यदि किसी ट्रांसफॉर्मर का प्राथमिक वोल्टेज 120 वोल्ट है। अब देखो वोल्टेज दे दिया किसमें, प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज दे दिया 120 वोल्टेज, और टर्न का जो अनुपात है, अब ये रेशियो दे दिया हमें 1:5। अच्छा, तो द्वितीयक वोल्टेज कितना होगा, सेकेंडरी में वोल्टेज कितना होगा। देखो टर्न्स रेशियो जो होता है ना, चाहे तो आप इसे फेरों के लिए लिख लो, चाहे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्राथमिक में वोल्टेज और द्वितीयक में वोल्टेज, चाहे आप टर्न्स के हिसाब से लिखो चाहे आप वोल्टेज के हिसाब से लिखो, बात एक ही है। तो इसका मतलब ये क्या कहता है कि जो रेशियो है, यानी कि प्राथमिक से द्वितीयक में, प्राइमरी से सेकेंडरी में, ये कितना है। देखो ईपी कितना है 120, और ई एस हमें निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1:5 का मतलब 1/5। कैंची की गुणा कर देंगे, गुणा करिए, इसकी इसमें हो जाएगी और इसकी इसमें हो जाएगी, इसकी इसमें होगी तो कितना हो जाएगा ई एस, और इसकी इसमें होगी तो 12×5 = 60, 60 हो जाएगा यानी 600। तो द्वितीयक में आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, 600 वोल्ट मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, सबको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 सभी को समझ आया। 4 का सी, अभिषेक, आशुतोष, नंदलाल, अदिति, मंगेश, करनाल, अजहर, अमित, गौतम, राम बाबू, सूरज कुमार, बहुत बढ़िया आंसर करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, सबको समझ आ गया। हम सब करेंगे तो मैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलूंगा। और आप देख रहे होंगे कि लगभग अगर हम 10 सवाल करेंगे तो उसमें से 6 से 7 सवाल तो हम डायरेक्ट बना लेते हैं, लेकिन 3 से 4 सवाल तो हमेशा आपको नए लगेंगे, पेपर में नए नहीं लगेंगे। अभी तक आपको सिर्फ जो नई चीजें हैं उनको हम ऐसे कवर कर लेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट में कवर कर लेंगे, फिर आपके लिए नई कुछ नहीं रह जाएगी। बहुत ही बढ़िया।
बहुत बढ़िया, 600 वोल्ट, ठीक है ना। तो देखो ये जो नए नए सवाल होंगे ना, इनको हम ऐसे कवर कर लेंगे और जब प्रैक्टिस सेट होगा उसमें कवर कर लेंगे। पेपर में जाने से पहले कुछ भी नया नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है, जब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ चाहे यहाँ चाहे प्रैक्टिस सेट में, तो हमेशा आपको लगेगा कि 6 क्वेश्चन तो डायरेक्ट थ्योरी से हैं, बाकी जो बचे हुए 3 से 4 क्वेश्चन हैं वो आपको थोड़े नए लगेंगे, लेकिन उनको हम कवर कर लेंगे, तो पेपर में जाने से पहले कुछ भी नया नहीं लगेगा। चलो अगला सवाल देखिए, और क्वेश्चन है आपका कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार की धारा पर काम करता है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो कल हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मर को एक ऐसी धारा चाहिए जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदले, और ऐसी केवल कौन सी धारा हो पाती है? ऐसी धारा केवल संभव है एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है, एसी करंट ऐसा कर सकता है। तो केवल और केवल ट्रांसफॉर्मर आपका ऑपरेट हो सकता है प्रत्यावर्ती धारा पर। कभी भी आप बैटरी से निकलने वाली धारा में ट्रांसफॉर्मर नहीं देखेंगे, काम ही नहीं करेगा ट्रांसफॉर्मर, वो उसको जीरो और कर देगा। हमेशा कैसी धारा पे काम करेगा? ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम करेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए क्या कहता है। आदर्श ट्रांसफॉर्मर में शक्ति का क्या होता है? अब देखिए, अगर ट्रांसफॉर्मर आपका आदर्श है तो इस बात का मतलब ये होगा, अगर मान लो एक ट्रांसफॉर्मर है और यहाँ पे हम कुछ पावर दे रहे हैं प्राइमरी पर, यहाँ पर पावर दे रहे हैं सेकेंडरी पर, पावर प्राथमिक को, पावर द्वितीयक को, तो पावर जो है वो दोनों साइड कैसी रहेगी? आपकी बराबर रहेगी, अगर ये ट्रांसफॉर्मर आदर्श है तो हम कहेंगे ना ये बढ़ती है ना घटती है, ये कैसी रहती है? स्थिर रहती है। अगर ये आदर्श नहीं है, ये नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, अनादर्श है, अगर हम कहें अनादर्श है यानी कि नॉन आइडियल है, तो नॉन आइडियल में मान लो यहां आप 20 वॉट देते हैं तो यहां 20 वॉट नहीं मिलेगी, यहां तक जाते जाते हमेशा ही उसमें कमी हो जाएगी। चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन, पावर को तो कभी नहीं बढ़ा सकता, पावर हमेशा घटनी ही घटनी है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में भी ऐसा नहीं होगा कि पावर बढ़ जाएगी ना, स्टेप अप होगा तो भी पावर घटेगी। तो पावर तो चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन, अगर अनादर्श है तो सेकेंडरी में हमेशा कम रहेगी, प्राइमरी में हमेशा ज्यादा रहेगी पावर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा कि एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर केवल पावर को कांस्टेंट रखता है, स्थिर रखता है, जबकि अनादर्श है तो प्राइमरी में ज्यादा होगी और सेकेंडरी में आपकी पावर कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 का सी, बहुत शानदार। 6 का बी आप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सी करते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? एक बात हम सब करें और फिर हम लोग आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। विपिन, रूली, नंदाल, अर्चना, शिशुपाल, संध्या, मोहन, निधि, साधना, बहुत बढ़िया, आप सभी के आंसर हैं एकदम शानदार। अमित भाई वेरी गुड, बहुत अच्छे। धीरज, सतीश, सर मेरे भाग्य में नौकरी नहीं है क्या? देखो भाई, मैं छोटी सी बात बस इतनी कहूंगा 1 मिनट में आपको, कि कभी कभी ना, और ऐसा होता ही है, हम अगर पहले ही दिन से तैयारी में लगे ना, तो हमारी इच्छा तो ये होती है कि अगले ही दिन नौकरी लग जाए। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? आप देखें किसी किसी की 2 साल 3 साल 4 साल में नौकरी लगती है, और आप उम्मीद करते हैं कि पहले दिन ही या शुरू के 3 महीने, मान लो आपने तैयारी की, चाहे तैयारी के 15 ही दिन बाद कोई एग्जाम आ गया, आपकी तैयारी भी पूरी नहीं है, लेकिन आप इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि पेपर में अगर मैं तुक्का भी मार रहा हूँ ना, तो तुक्के भी मेरे सही लग जाएं और मेरा सिलेक्शन हो जाए। सोचता तो हर आदमी यही है, गलत भी नहीं है, ह्यूमन टेंडेंसी, आदमी अपने भले की सोचता है। लेकिन देखिए, आप थोड़े से प्रैक्टिकल होइए, मैच्योर बनिए। तैयारी के दौरान मेरे अंदर सबसे बड़ी बात मुझे जो लगती थी कि मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल रहता था। मुझे पता था कि तैयारी में मुश्किलें आनी हैं, मैंने तो उनको एक हिस्सा बना लिया था, मतलब मैं मेंटली प्रिपेयर था। और 5 साल मैंने तैयारी की, शायद 5 साल बहुत होते हैं, और मेरे तो परिवार की हालत भी वैसी नहीं थी कि मुझे सपोर्ट करें, शायद बीच में ही टूट जाता मैं, पर थोड़ा सा मैं मेंटली स्ट्रांग था। और मैं आप सभी से भी ये कहूँगा कि तैयारी के दौरान मेंटली स्ट्रांग जरूर रहना है, आपको तैयारी को बस छोड़ना नहीं है। जब आप तैयारी को छोड़ रहे होते हैं ना, असल में वहीं से आपके मजबूत होने की शुरुआत हो रही होती है। अगर आप उस फेज को, उस स्टेज को कैसे भी करके झेल जाएं, तो निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन ले जाएंगे। ऐसा कोई नहीं रहा आज तक कि जिसने तैयारी की हो उसका सिलेक्शन ना हुआ हो, बशर्ते आपको उस लिमिट तक जाना पड़ेगा। तो आपको तैयारी के दौरान आने वाले संघर्षों को पार्ट बना लेना है, हिस्सा बना लेना है। अगर देखिए, मैं आपको डराता नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिलेक्शन लेना कोई बहुत तोप चीज है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। अगर सच में आसान होता ना तो इस सरकारी नौकरी नाम की इतनी वैल्यू होती। असल में सरकारी नौकरी की वैल्यू क्यों है
क्योंकि देखो प्राइवेट में हो सकता है कि सरकारी नौकरी से कोई ज़्यादा पैसा कमा रहा होगा, लेकिन फिर भी वैल्यू सरकारी नौकरी की ज़्यादा होती है। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि सरकारी नौकरी को पाना, उसके रास्ते तक जाना असल में अपने आप में संघर्ष वाला है और सबके बस की तो बात नहीं है। अगर सच में सबके बस की बात होती तो हर आदमी फिर सरकारी नौकरी पर ही होता। इसलिए बिल्कुल भी आने वाली समस्याओं से मत घबराओ और ये तो सोचो ही मत कि यार मेरे सामने समस्याएं आ रही हैं। आप किसी भी सिलेक्टेड को उठा के देख लो, किसी भी सिलेक्टेड को, सबने उन्हीं समस्याओं का सामना किया था। अगर मान लो हो सकता है किसी का घर परिवार फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग हो तो उसको थोड़ी कम समस्याएं आती हैं। अगर आप मेरे जैसे हैं मीडियम फैमिली से, किसान परिवार से, तो थोड़ी समस्याएं ज़्यादा आती हैं, लेकिन भाई आती सबको है। और इसको एक पार्ट बना लो। पैसे की समस्याएं भी आएंगी, मानसिक समस्याएं भी आएंगी, कभी कभी खुद को ही लगेगा तेरे बस की कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ तुम सब कुछ कर लोगे। वो सिर्फ एक उस समय पे आती है जब हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है। जब तुम तैयारी पे पहुंच जाओगे ना, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो तुम्हें अपने अंदर गर्व होगा कि अच्छा तू वही है जो एक दिन ये सोचा करता था कि तेरे बस की कुछ नहीं है। आप किसी भी सिलेक्टेड से पूछो, इवन मैं अपने आप को भी बताऊं, मुझे भी एक समय ऐसा लगने लग गया था, यार इतने एग्जाम तू दे रहा है, तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, भाई क्या करेगा, तेरे बस की कुछ नहीं है, सच में लगता था। और आज आप देखिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप सभी की ब्लेसिंग से, माता पिता के आशीर्वाद से मैं भी सरकारी नौकरी में हूँ। आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, किसी से भी पूछिए, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि तैयारी के दौरान ये सारी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी कभी लगते हैं, सारी चीजें लगती हैं, लेकिन मैं कहूँगा मेंटली स्ट्रांग बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाकी प्रैक्टिकल बनिए, जितने ज्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे उतना ज्यादा आप अच्छा करेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि निम्न में से कौन ट्रांसफॉर्मर का एक घटक है? तो बताओ ट्रांसफॉर्मर का घटक कौन सा है? क्या हमने कोई पढ़ा कि डायोड लगा होता है? क्या संधारित्र पढ़ा? क्या हमने पढ़ा कि उसमें प्रतिरोधक लगा होता है? नहीं। ट्रांसफॉर्मर में क्या लगी होती है? कोर। कोर कौन सा पार्ट होता है? मैंने आपको बताया कि देखो, ये जो स्ट्रिप होती हैं जो एक दूसरे में लगी हुई होती हैं, इनको हम बोलते हैं कोर। ठीक है, इनको हम कोर बोलते हैं। ये आपकी प्राथमिक कुंडली, ये आपकी सेकेंडरी कुंडली, प्राथमिक, द्वितीयक, और ये क्या लगी होती है? आपकी कोर। तो ट्रांसफार्मर का एक घटक जो है गिवन ऑप्शंस में से कोर है। अगला सवाल देखिए, और क्वेश्चन है आपका 9वां। करिए इस क्वेश्चन का सही जवाब। शादी की धमकी देते हैं, अभी 12वीं पास की हूँ, फिर भी बहुत सुनाते हैं। देखो भाई, गुड़ियाओं के लिए तो मैं इतना कहूंगा, आप सब हालांकि बिल्कुल मेरी छोटी बहन है, और मैं समझाने के उद्देश्य से ही बोल रहा हूँ कि आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करिए। हालांकि मैं कोई अंतर नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए तो सब बराबर हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आप लोग ज़्यादा करिए। लड़कों को फिर भी साल भर सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ, तो चौथी साल भी मिल जाती है, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपनी बहनों से, सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप तो बिल्कुल झोंक दो अपने आप को पूरी तरह से तैयारी में। और जब एक समय आ जाता है ना कि अब इसकी शादी करनी है, आपके पिताजी भी कहने लगे, ताऊ जी भी, चाचा जी भी, बड़ा भाई भी, सब कहने लगे, तो फिर आप असहाय से हो जाते हैं, शायद कोई सुनने वाला भी नहीं होता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके मेहनत करिए ज़्यादा से ज़्यादा और सिलेक्शन लेके निकल जाइए। दूसरा, मैं आप सभी से एक निवेदन और करूंगा, बड़ा भाई समझ के ही मेरी इस बात को मानना, कि देखिए मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपसे कुछ बता रहा हूँ कि इस उम्र पर ये प्रकृति है, और प्रकृति में हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव चार्जों के बीच अट्रैक्शन होता है, और सिर्फ वो एक अट्रैक्शन ही है। तो कोशिश करिए कि उस आकर्षण से थोड़ा सा बचे रहिए, क्योंकि घर में एक बार जब ऐसी चीज़ें पता लगती है ना, तो एक माता पिता या भाई का ना विश्वास टूट रहा होता है उस समय पे, उनकी भी एक मजबूरी होती है, और फिर एट द एंड एक कंक्लूजन यही निकल के आता है कि इसकी शादी कर दो। लड़कों का तो फिर भी चल जाता है, लड़कियों की शादी ही कर देते हैं। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा बचे रहिए, ताकि ऐसी कोई भी बात घर वालों की नज़रों में ना जाए, और अच्छे से मेहनत करते रहिए सभी। क्वेश्चन है 9वें का, आमतौर पर ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी वोल्टेज के लिए क्यों नहीं किया जाता है? वे उच्च वोल्टेज को संभाल नहीं सकते, उन्हें एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो हम कहेंगे कि उन्हें एक बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है, 9th का भी। अगला क्वेश्चन देखिए 10th, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? देखिए, दक्षता का मतलब होता है कि इसने प्राइमरी पर कितनी पावर को उठाया और सेकेंडरी पर कितनी पावर को ले जाके रख दिया। दक्षता अगर आप निकालेंगे किसी भी ट्रांसफार्मर की, तो सूत्र होता है, इंग्लिश में उसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं, एफिशिएंसी, CIENC,
CY। एफिशिएंसी होती है कि सेकेंडरी पे पावर कितनी है, प्राइमरी पे पावर कितनी है, और मल्टीप्लाई कर दो 100 की। अब देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है भाई, आइडियल ट्रांसफार्मर तो वो है ना कि जो जितनी पावर प्राइमरी पे ले उतनी को ही सेकेंडरी पे ले जाके रख दे। तो सेकेंडरी पे कितनी पावर दे रहा है, एग्जैक्टली इतनी ही, यानी कि जितनी पावर इसकी प्राइमरी पे है। तो सेकेंडरी पर भी जो मिलने वाली पावर है वो कितनी है, जितनी की प्राइमरी पर है। तो प्राइमरी पर पावर इंटू 100, इससे ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका परसेंट में 100%। तो 100% आइडियल ट्रांसफार्मर, अगर ट्रांसफार्मर 100% आइडियल है तो इसका मतलब है कि जितनी पावर इसने यहां से ली उतनी पावर पूरी की पूरी उठा दी, यहां उठा के दे दी है, इस बात का मतलब है 100%। तो ये हो गए 10 सवाल। एक बार थोड़ा सा बताइए कि हाँ हमें कॉन्फिडेंस आता है जब हम उस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस को खुद करते हैं। और मैं फिर से कहूंगा कि अगर आप थ्योरी पढ़कर, केवल थ्योरी पढ़कर 10 में से 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो बड़ी अच्छी आपकी तैयारी है। देखो लाने को तो मैं आपको ऐसे भी सवाल ला सकता हूं जो बिल्कुल एज इट इज थ्योरी से मिलने वाले होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे आपको ये भी दर्शाना होता है कि केवल थ्योरी से 6 से 7 सवाल आप कर सकते हैं, 3 से 4 सवाल आपको हमेशा घुमा के मिलेंगे और वो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, उनका और कोई तरीका ही नहीं है। चलो जरा बताएंगे कि हाँ जी 10 के 10 सवाल मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। मैं डिप्रेशन में हूं, देखो भाई डिप्रेशन वगैरह ऐसी चीजें होती है ना, मुझे कभी नहीं लगता कि एक, अगर आप के परिवार को आपकी नौकरी की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, तो आपको ये सब डिप्रेशन वगैरह जैसी चीज़ों में जाना चाहिए। डिप्रेशन वगैरह में तो वो जाते हैं जिनके पास और भी ऑप्शन होते हैं। अगर आपके पिताजी कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, तो चले जाओ डिप्रेशन में, भैया पढ़ाई नहीं हो रही, मैं तो डिप्रेशन में चला गया पढ़ाई की वजह से, मुझे बिजनेस करा दो। दरअसल जो बच्चे किसान परिवारों से हैं, मीडियम फैमिली से हैं, या आपके घर को आपकी नौकरी की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, वहाँ पर तो ये कोई ऑप्शन ही नहीं होता डिप्रेशन जैसा। दूसरा, आप डिप्रेशन में हैं, क्या दुनिया में आपकी सबसे बेकार स्थिति है क्या? मजे की बात, दुनिया में आपसे बहुत सारे लोग बेकार स्थिति में हैं, और मजे की बात कि वो आपसे अच्छा भी कर रहे हैं। तो जरा सोचो वो क्यों डिप्रेशन में नहीं चले जाते। तो डिप्रेशन तो कोई रीजन, कोई तरीका ही नहीं है। तो डिप्रेशन वगैरह जैसी चीजों से तो बचिए, अपने को आपको मेंटली स्ट्रांग बनाइए। मैं बोलता रहा हूँ मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एक बार मानसिक रूप से मजबूत बन जाओ, कोई भी समस्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो ये हो गए भाई साहब 10 सवाल। अब देखो मैग्नेटिज्म में जो हमारे पास एक मुद्दा बचा हुआ है वो है द्रव्य के प्रकार। ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, द्रव्य के प्रकार। द्रव्य के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मैटर। अगर आप इसी टॉपिक को 6-7 क्लास में पढ़ते तो द्रव्य का मतलब क्या होता है, द्रव नहीं होता, लिक्विड नहीं होता। द्रव्य का मतलब है इस संसार में जो भी चीजें हैं, आप जिस भी अवस्था में देखते हैं, चाहे वो ठोस है, चाहे वो द्रव है, चाहे वो गैस है। द्रव और द्रव्य में फर्क है। द्रव लिक्विड है, द्रव्य का मतलब सारी चीजें जो इस दुनिया में आप देख रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में कितने तरह की चीजें हैं, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, तो आपका मुझसे उल्टा क्वेश्चन होना चाहिए कि किस आधार पर, क्योंकि हर एक चीज को बांटने का एक आधार होता है। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी। तो द्रव्य के प्रकार जब हम छोटी क्लास में देखा करते थे तो हम पढ़ते थे ठोस है, द्रव है, गैस है। लेकिन आज मैं उस हिसाब से नहीं पूछ रहा हूं आपसे। मैं पूछता हूं कि मुझे बताओ इस संसार में जितने भी धातुएं हैं या ना धातु हों, वो कुछ भी हों, उनमें से कौन तो चुंबक की तरफ ज्यादा खिंची चली आती हैं, कौन थोड़ी बहुत आती हैं, और कौन चुंबक की तरफ खिंचना छोड़ो उल्टा उसे देख के दूर भागने लगती हैं। भाई अगर मैं चुंबक की तरफ खिंचाव के आधार पर आपसे पूछूं दुनिया में धातुएं हैं, तो आप कहोगे आप 3 तरह की धातुएं ही लेकर आओगे। आपको 3 ही तरह की धातुएं मिलेंगी। या तो वो धातुएं चुंबक से बहुत ज्यादा आकर्षित हो रही होंगी, या वो चुंबक से थोड़ी आकर्षित हो रही होंगी, या वो चुंबक से बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हो रही होंगी। तो आप मेरे पास आए और आपने मुझसे बोला कि भैया जी द्रव्य के प्रकार अगर आप पूछ रहे हो चुंबकीय आकर्षण के आधार पर, किस आधार पर? चुंबकीय चुंबकीय
आकर्षण, चुंबकीय आकर्षण के आधार पर, यानी कि बेस्ड अपॉन मैग्नेटिक अट्रैक्शन, बेस्ड अपॉन मैग्नेटिक अट्रैक्शन। तो चुंबकीय आकर्षण के आधार पर मैं 3 तरीके की धातुएं बांटता हूं। मैंने 3 तरीके की धातुएं देखी। कौन कौन सी धातुएं हैं समझिए। जैसे मानो ये हैं धातु, ये 3 धातुएं हैं, एक ये है, एक आपकी ये है। इस दुनिया की धातुओं को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा, एक ये है। अब ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब देखो, कोई धातु तो ऐसी है कि वो चुंबक से बहुत ज्यादा चिपक रही है। चुंबक से बहुत ज्यादा चिपकने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित कर रही है, यही तो मतलब है। चुंबक से चिपकने का मतलब होता है चुंबक को अपनी ओर वो ज्यादा आकर्षित कर रही है। तो ये जो धातु है, ये मान लो एल्यूमिनियम है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा चलो नाम नहीं लिखते, बहुत सारी धातुएं हो जाएंगी, बस आप इतना मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके पास से जाती हैं तो ये इनको अपनी तरफ खींच लेता है। यानी कि भाई ये चुंबक से चिपक रहा है, ये चुंबक है और ये इससे चिपक रहा है धातु, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से वो अपनी तरफ खींच लेता है। पता है, उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में 3 तरह के दोस्त होते हैं। एक दोस्त तो ऐसे होते हैं जैसे शादी में भी गए ना, तो उन्हें 5 मिनट में भी किसी से प्यार हो जाएगा वहां। वो जब तुम कहोगे चले चल खा लिया जल्दी चल, वो कहेगा 2 मिनट और रुक जा, बस कुर्सी पे बैठा हुआ निहारता रहेगा। होना कुछ नहीं है लेकिन उसको वहां मोहब्बत हो जाए किसी को भी देख के। तो ये ऐसी ही धातुएं हैं, इनको तुरंत किसी से भी मोहब्बत हो जाती है। दूसरे तरह के दोस्त क्या होते हैं कि देखो मन में तो उनके में भी कुछ चल रहा है, देख तो वो भी किसी को रहे, लेकिन आपको बताएंगे नहीं, आप पता है मजा लोगे उसके। आपसे कहता है वो यार एक रसगुल्ला और खा के चलेंगे, है ना। और वो देख रहा होगा चुप चुप के देख रहा होगा, आपको बताएगा नहीं। ये आपको बता देगा कि क्यों रुक रहा है, ये बताएगा नहीं। यानी कि ये वाली धातुएं जो होती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपनी तरफ थोड़ा थोड़ा सा आकर्षित करती हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को हल्का हल्का सा आकर्षित करती हैं। ऐसे देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाना चाहिए था लेकिन इस मटेरियल ने अपनी तरफ खींच लिया। तो आप ये मान लेंगे कि हल्का सा ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अब आते हैं भाई साहब हनुमान जी के भक्त, बिल्कुल सख्त लड़के। ये आकर्षित तो करना छोड़िए, ये उनको प्रतिकर्षित और करते हैं। यानी कि मुंह मोड़ लेंगे, कोई दिखेगी आती है तुरंत मुंह मोड़ लेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जैसे ही इनके पास आएंगी तो ये कहेंगे दूर होकर जाओ हमसे। तो देखो इन्होंने प्रतिकर्षित कर दिया, भाई ऊपर की तरफ फोर्स लगा, भगो यहां से, तभी तो ये ऐसे करके गई हैं। तो इस दुनिया के मटेरियल्स को हम 3 तरीके से बांटते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि 3 तरीके के मटेरियल्स हो गए। अब 1 बाय 1 इनके नाम पढ़ते हैं और कौन से ये मटेरियल होते हैं सिर्फ वो हमें पढ़ना है। तो आइए सबसे पहला आप देखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। इनके 1 बाय 1 नाम पढ़ते रहेंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ। आइए जरा एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। तो ये हैं आपके सारे लोह चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक के प्रति एक बहुत अच्छा आकर्षण रखते हैं। जो चुंबक के प्रति ज्यादा आकर्षण रखते हैं वो लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो आप कहेंगे कि लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो चुंबक के प्रति अत्यधिक आकर्षण रखते हैं, यानी चुंबक के प्रति अत्यधिक आकर्षण, चुंबक के प्रति अत्यधिक आकर्षण रखते हैं, यानी कि हैविंग स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, हैविंग स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवार्ड्स मैग्नेट। अब देखो भाई साहब, आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से मटेरियल ऐसे होते हैं।
आपसे पूछा जाएगा इनके एग्जाम्पल बताओ। तो इसके एग्जाम्पल में आप याद रखना, एक तो अपनी ट्रिक हो जाएगी अल नीको। अल नीको आपके जो हमने पढ़ा भी था, जिनसे खुद चुंबक बनाई जाती है, जिनसे खुद मैग्नेट बनाई जाती है ना, जिनसे मैग्नेट बनाई जाती है, जैसे अलनीको हो गया, आपका सॉफ्ट आयरन हो गया, और आपकी स्टील हो गई, यानी कि इस्पात हो गई। ठीक है, तो आप कहेंगे अल का मतलब एल्यूमिनियम, अल का मतलब हो गया एल्यूमिनियम, और एन का मतलब हो गया निकिल, और सीओ का मतलब हो गया कोबाल्ट, और सॉफ्ट आयरन का मतलब हो गया मृदु लोहा। तो ये 5 धातुएं ऐसी हैं जो चुंबक के प्रति बहुत अच्छा खासा आकर्षण रखते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इस्लाम बाबू मुझे बताइए, उस चीज से कोई समस्या हुई है क्या आपको? अगर समस्या है तो बताइए। पहला हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, दूसरा देखते हैं आपका दूसरे जो मटेरियल्स होते हैं आपके, ये वाले, ये होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, जो चुंबक के प्रति थोड़ा बहुत आकर्षण रखते हैं। तो आप कहेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और हिंदी में बोलते हैं इसको अ, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? तो आप कहेंगे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं जो चुंबक के प्रति दुर्बल आकर्षण रखते हैं, यानी कि आकर्षण तो है लेकिन कमजोर है, जो चुंबक के प्रति दुर्बल आकर्षण प्रदर्शित करते हैं, दुर्बल आकर्षण प्रदर्शित करते हैं। तो आप कहेंगे दे शोज वीक, दे शोज वीकर अट्रैक्शन, वीकर अट्रैक्शन टुवार्ड्स टुवार्ड्स मैग्नेट, ये चुंबक के प्रति दुर्बल आकर्षण प्रदर्शित करते हैं। बात आती है कि इनके एग्जाम्पल बताइए। अब अगर आप मटेरियल्स को डायरेक्टली याद रखेंगे तो भाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई हुई है। जैसे इसकी ट्रिक हमने क्या याद रखी, अलनी को, तो इसकी भी एक ट्रिक बनाई हुई है। जैसे मान लो आपका एक दोस्त है पटेल, अब पटेल आपको लंबी लंबी फेंकता है, और पटेल कह रहा है ओ आज मैंने ना शेयर बाजार में इतने रुपए कमाए। तुम कहोगे अबे चल, इतनी लंबी लंबी मत फेंक। अब पटेल बेचारा परेशान हो गया, तो एक दूसरे दोस्त ने आपके ने कही उसे, पटेल कोई बात नहीं, मन ओछा मत कर। ओछा का मतलब होता है छोटा मन मत कर। तो आपने कहा पटेल मत कर मन ओछा, तो इसकी ट्रिक है पटेल पटेल ना कर मन ओछा, पटेल ना कर मन ओछा। अब इससे कैसे याद रखोगे? देखो वन बाय वन करते चलते हैं। भाई पैसे हो जाएगा प्लेटिनम, प्लेटिनम, और हिंदी इंग्लिश दोनों में उसको प्लेटिनम ही बोलते हैं, तो हिंदी वाले भी प्लेटिनम लिख लो। ले से हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हिंदी इंग्लिश दोनों में एल्यूमिनियम ही बोलते हैं। कर से हो जाएगा, ना से कुछ नहीं होगा, हटा देना। कर से हो जाएगा आपका क्रोमियम, क्रोमियम। मन से हो जाएगा मैंगनीज, और हिंदी में इनको यही बोलते हैं मैंगानीज। और ओछा से हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा अब देखो इन सब में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। भाई साहब ऐसा क्यों? भाई साहब ऐसा इसलिए है क्योंकि आप प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इन सबको देखो, ये सब सॉलिड हैं, ठोस हैं, लेकिन ऑक्सीजन एकमात्र या तो लिक्विड बन सकती है या गैस बन सकती है, सॉलिड नहीं है। केवल देखो यहां सारे कौन हैं? सॉलिड हैं, सारे ठोस हैं, यहां भी सारे ठोस हैं। एकमात्र लिक्विड कहिए या गैस कहिए जो पैरामैग्नेटिक कैटेगरी में है, जो आपके अनुचुंबकीय पदार्थों की श्रेणी में है, इसलिए यहां ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बहुत बढ़िया। आप इतना अच्छे से पढ़ाते हो, स्कूल टाइम में तो बिल्कुल समझ नहीं आता था, लेकिन अब आता है। बहुत सारा आभार भाई कोमल बाबू।
ठीक है, चलिए जी, दूसरी कैटेगरी ये हो गई। अब तीसरी कैटेगरी है जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपने से दूर भगाती है, यानी कि ये आकर्षण की छोड़ो प्रतिकर्षित करते हैं, इनकी यही पहचान है। और इन मटेरियल्स को बोला जाता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल यानी कि अनु प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अणु तो पीछे कर लिए ना हमने, प्रति चुंबकीय पदार्थ। आओ जरा एक बार देखते हैं कि क्या होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं जो चुंबक के प्रति जो चुंबक के प्रति प्रतिकर्षण दिखाते हैं, जो चुंबक के प्रति प्रतिकर्षण प्रदर्शित चुंबक के प्रति प्रतिकर्षण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दे शोज रिपल्शन टुवर्ड्स मैग्नेट। अब भाई इनके क्या क्या उदाहरण हैं, तो आओ जरा देखें एक बार इनके उदाहरण, इनके एग्जाम्पल्स। तो इनके एग्जाम्पल्स हैं, इनके उदाहरण हैं अब देखो, इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अब उनको अगर ऐसे याद करने बैठ के मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। ट्रिक क्या है, पहले पढ़ लो उस ट्रिक को। एक लड़का है टिंकू, और भाई टिंकू है मान लो शहर का, और वो चला गया बिहार के किसी गांव में। अब शहर का है तो ज़्यादा हवाबाजी दिखा रहा था बिहार के गांव में। बिहार में उसको दे दी एक सिंपल से कप में चाय। टिंकू कह रहा है मेरे को इस कप में चाय नहीं चाहिए, मुझे अच्छे कप में चाय दीजिए। तो वहाँ कह रहे हैं भाई गांव के लोग सीधे साधे होते हैं यार, हम भी गांव से हैं। उन्होंने कहा, वो टिंकू के बच्चे सुन, ये बिहार का कप है, चुपचाप इसमें जी ले, जो तुझे इसमें मिल रहा है उसमें पी ले, जी ले, ना तो तुझे ये भी नहीं मिलेगा। तो वो कहते हैं कि बिहारी कप में जी ले टिंकू। ये मैंने बिल्कुल अपनी बनाई हुई है, किसी बुक में भी कहीं आपको नहीं मिलेगी। बिहारी कप में जी ले टिंकू, बिहारी कप में जी ले टिंकू। इस बात से क्या मतलब है, देखो, बिहारी से आप याद रखेंगे बिस्मित, बिहारी से हो जाएगा आपका बिस्मित, बिस्मित, ठीक है। उसके बाद कप से याद हो जाएगा आपका कॉपर, कॉपर को हिंदी में बोलते हैं तांबा, जिसको हिंदी में भी वही बोलते हैं उसको इंग्लिश में ही लिख लेना, बिस्मित को बिस्मित ही बोलते हैं, कॉपर का मैंने लिखवा दिया। बिहारी कप में को छोड़ दीजिए, जीले का मतलब जिंक, जीले का मतलब जिंक, और टिंकू का मतलब हो गया टिन। बिहारी कप में जीले टिंकू, ना तो तुझे यहां तुझे सोना सीसा चांदी ये सब तो मिलेंगे नहीं। बिहारी कप में जीले टिंकू, यहां तुझे सोना सीसा, ठीक है, चांदी, हम ऐसी चीजों से हमारा क्या मतलब है भाई, हम तो गांव के लोग हैं, अपना सादा खाना सादा कमाना, हमारा इन सब फालतू की चीजों से कोई मतलब नहीं, दिखावे की चीजों से। सोना सीसा चांदी नहीं मिलेगा, और ज्यादा फालतू बात करेगा तो हवा में जो ऑक्सीजन है, सॉरी, हवा में जो नाइट्रोजन है उसको खींच लेंगे, और तुझे पानी भी नहीं देंगे, वाटर। ये सारे के सारे मटेरियल्स जो हैं, बिस्मिथ है, कॉपर है, जिंक है, टिन है, सोना है, सीसा है, चांदी है, नाइट्रोजन है, पानी है, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, आपके डायामैग्नेटिक कैटेगरी में आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों तरह के मटेरियल समझ में आ गए होंगे कि कौन चुंबक के प्रति ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं और कौन प्रतिकर्षण फील करते हैं, प्रतिकर्षण दिखाते हैं। और इसी के साथ मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिज्म चैप्टर को हमने बड़ी गहराई में केवल कंप्लीट नहीं किया, गहराई में कंप्लीट किया है। और आगे अब जो हम कल शुरू करेंगे वो आपकी नई यूनिट शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ओवर हो गई है। थर्ड यूनिट जो आपकी स्टार्ट होगी कल होगी मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व। तो उम्मीद है आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया। बाकी एक बार रिवाइज ज़रूर करते रहिए, क्योंकि देखो लगभग आपकी 30 क्लासेज हो चुकी हैं, और 30 क्लासेज के कंटेंट को याद रख पाना अब केवल ऐसा नहीं है कि केवल फिजिक्स का है, बाकी सभी विषयों का भी कंटेंट आपके पास होगा। तो वो सारा कंटेंट आपको अच्छे से याद रखना है, और वो केवल संभव है जब आप हर दिन रिवीजन करते रहें। मैं कितना ही अच्छे से आपको समझा लूँ, आप कितना ही अच्छे से समझ लें, 3 से 4 दिन से ज़्यादा याद नहीं रहेगा। समझना एक प्रोसेस है याद आसानी से रखने की।
अगर आपको समझ में आ गया तो याद आसानी से हो जाएगा, और याद भी वो लंबे समय तक तब होगा जब आप रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन आप जरूर अच्छे से करते रहिएगा। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी एकदम खूब खुश हैं, इस तरह से ट्रिक से पढ़ने में आपको खूब मज़ा आता है, अच्छा लगता है। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई यूनिट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।